नमस्ते सभी को। कल हमने गोभी के फूल पाठ को संपूर्ण करके उसमें आए हुए प्रश्नों के बारे में थोड़ी जानकारी की थी। अब देखिए आपको इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन लिखना है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको अर्थगायता में प्रतियोगिता में आपने जो प्रश्न देखा नंबर अ में नंबर 1, हद से ज़्यादा सावधानी बरतना कहाँ तक उचित है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका माध्यम आपको ये लिखना है कि जैसे उन्होंने कहा कि गोभी में इतने विटामिन होते हैं, गोभी में ऐसा होता है और ये वहाँ की गोभी अच्छी होती है, ऐसी गोभी अच्छी होती है। इस इतनी सावधानी बरतना ये कहाँ तक उचित है, वो सिर्फ अपने तक। तो ये इसके बारे में आपके विचार, आप स्वयं अपने विचार लिखिए, क्या यह ठीक है या नहीं। दूसरा आ के अंदर जो क्वेश्चन है नंबर 1, सब्जी मंडी में कोई भी बाबू हनुमान प्रसाद को अपनी दुकान पर बुलाना नहीं चाहता था, क्यों? आपने मेरे द्वारा सुने हुए पाठ के आधार पर कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण कोई अपनी दुकान पर उनको बुलाना नहीं चाहता था। बस वो यही सोचते कि वो क्यों नहीं आते थे। उसके बाद क्यों, वो क्यों का कारण में आपका आंसर लिखना है आपको। नीचे आपको ई में आपको बताया गया क्वेश्चन, पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना बोल तो मैंने आपको बताया था, संदर्भ सहित व्याख्या। जब कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े, इसके लिए भी आपको ये बताना है कि ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, इसके कौन है और इसका अर्थ क्या है। बाजार में का व्रत तोड़े यानी कोई व्यक्ति की इच्छा नहीं होती कि कोई इनकी दुकान पर, दुकान खुलने के बाद पहली बार शुरुआत उनसे न हो। जैसे हमारी भाषा में हम बोलते हैं, बौनी बोलते हैं, जो फर्स्ट आता है, तो कोई अच्छा व्यक्ति अगर फर्स्ट आया दुकान में कोई चीज़ खरीदा तो वो एक अच्छी बात होती है। लेकिन जो झिकझिक करते हुए, जो मीन मेघ निकालते हुए, जो शिकायतों का तांता लेकर आता है, ऐसे व्यक्ति को पहली बार आने देना नहीं चाहिए। इसी कथन पर इस पाठ के माध्यम से लेखक ने कहा है कि कोई भी जो सब्जी वाला है वो उनको अपनी दुकान पर आने का उनको ये इच्छा नहीं होती कि ये मेरी दुकान पर आए। अब देखिए आपको ये तो ई में आपको सिर्फ समझना है, गद्यांश को पढ़ना है और क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार आपको लिखना है। यहाँ भी आपका हो चुका है ये भी। हाँ, अब देखिए लेखक के द्वारा लाए गए कुछ अभिव्यक्ति सृजनात्मक क्वेश्चन है ये, जो ऐसे टाइप के लिए आ सकते हैं। लेखक के द्वारा लाए गए गोभी के फूल की तुलना हारे हुए उम्मीदवार से क्यों की गई होगी। मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ कि क्यों की गई होंगी, क्योंकि वह जब कोई खिलाड़ी खेल के मैदान से जब हार कर आता है, वो उम्मीदवार जब हार कर आता है तो उसकी हालत क्या होती है, कैसी दयनीय अवस्था होती है। उसी तरह से गोभी के फूल की भी लखनऊ से इलाहाबाद आने के अंदर या दौरान जो यात्रा हुई और उसके हाल में उसकी क्या दशा हुई, उस दशा के बारे में बताते हुए ये बताना है कि इसीलिए लेखक के द्वारा गोभी के फूल की तुलना हारे हुए उम्मीदवार से की गई, क्योंकि उसकी भी दशा वही थी बिल्कुल। ये जब कैसे थे और बाद में उसकी क्या दशा हुई, इसके बारे में लिखते हुए आपको आंसर देना है। तो बस
कहानी पाठ के आधार पर ही आपको उत्तर बनाना है। आपको जहाँ तक हो सके, जहाँ तक नहीं आपको 100% आप कहानी के आधार पर अपने ओन से उत्तर बनाइए, ताकि आपका उत्तर भी अच्छा बनेगा और आपको लिखने में भी सुविधा होगी। दूसरा क्वेश्चन, लेखक की जगह अगर आप होते तो अपने मित्र की इच्छा कैसे पूरी करते? आप अपने विचार लिखना है, यहाँ पर उनका नहीं, हनुमान प्रसाद जी का नहीं, लेखक का नहीं। अगर उस जगह आपको कोई होता और आपको अगर मैं कोई चीज़ मंगा लेती तो आप क्या करते? अपने मित्र की इच्छा कैसे पूरी करते? अपने अपने ओन शब्दों में ओन विचार को लिखिए। लखनऊ से मैं मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सार गर्भित भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। इस पंक्ति से लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए, क्योंकि वो इतने थक चुके थे। वो सहज ही अपने मित्र से कह दिया कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, और लखनऊ का नाम सुनते ही लेखक ने वहाँ की प्रसिद्ध सब्जी फूल गोभी के बारे में जो वर्णन किया, उसको उसमें कितने विटामिन है और कैसी गोभी लाना चाहिए, उसके पत्ते क्या काम आते हैं, डंठल क्या काम आता है, ये सभी का सुनकर जो हुआ तो उनको उसी अनुभव को लिखना कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि सचमुच में गोभी में बहुत सारे विटामिन है। क्वेश्चन ऑफ भाषा की बात में देखिए आप लोग, और भी अन्य क्वेश्चन भी है, लेकिन इसको समझना है, लिखना अभी नोट्स में नहीं लिखना। गोभी के फूल में लेखक और कुली के बीच हुई बातचीत का संवाद का रूप में लिखिए। जब लखनऊ से झाबा लेकर लेखक महोदय स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर कुली के बीच और लेखक के बीच में जो बातचीत हुई थी, कितने में ठहराया गया, क्या बोला उसने, क्या कहा, मैं आपका जवाब पूछा दूँगा, ये सारी बातें, और फिर उसने अंत में कैसे गोभी के फूल को अंदर पहुँचाया, ये सारी बातों का वर्णन संवाद के रूप में ऐसा लिखना। वहाँ पर दो लोग हैं, एक तो लेखक और दूसरा है कुली, दोनों में जो जो बातचीत हुई उसको संवाद के रूप में लिखना है। एक बार लेखक ने कहा, भाई देखो ये झाबा है, अब इसको ट्रेन में मुझे बिठाना है, तो कुली ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको मैं आपके झाबे के साथ आराम से बिठा दूंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझको इनाम भी देना है और पैसे भी देना है। उसके लिए उन दोनों में लेन देन हुआ। फिर गाड़ी आई तो कुली ने क्या कहा, फिर कुली ने कैसे गोभी के फूल को झाबे को अंदर करने का प्रयत्न किया, तो फिर आखिर उसने एक एक गोभी का डाली, ये सारी बातें उसको लिखते हुए दोनों में जब उसने सारी गोभी अंदर डालने के बाद में कुली ने क्या कहा, ये ऐसे, और उस कुली के किए हुए कार्य से 2-3 गोभी नीचे गिरने पर क्या हुआ, तब दोनों में कैसी झड़प हुई, सारी बातों को लिखते हुए आपको इसके बारे में प्रश्न का उत्तर करना है। अब भाषा की बात में देखिए, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार लिखिए। यानी ब्रैकेट में जो क्वेश्चन लिखे गए हैं, ब्रैकेट में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ब्रैकेट में क्वेश्चन है, सॉरी, उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और उसको क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर लिखना है। क्या दिया, पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी आपका क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। अब उम्मीदवार का बताया यहाँ पर, एक ही प्रत्यार्थी जो चुनाव में खड़ा होता है उसे कहते हैं उम्मीदवार। दूसरा है मुसाफिर। अब अगर इसको इसमें है, आपको दिया गया नहीं, लेकिन कभी उस उम्मीदवार शब्द से वाक्य भी बनाई है तो आप उसको लिख सकते हैं, चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हो गई, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हो गई। मुसाफिर का अर्थ बहुत है, पर्यायवाची शब्द इसके बहुत है, राही,
मुसाफिर, राही, पथिक आदि। अब मुसाफिर शब्द से हमें वाक्य बनाना है। आज बस मुसाफिर से ठसाठस भरी हुई थी, यानी प्रवास करने वाले व्यक्ति रेल में, बस में, गाड़ी में जो से जाते हैं उसे कहते हैं मुसाफिर। तो इस प्रकार से इसको करना है। पाँच पाँच लाल लाल धीरे धीरे। अब ब्रैकेट में दिया पुनरुक्ति शब्दों का से वाक्य प्रयोग कीजिए। पुनरुक्ति शब्द का वर्णन आपको मैं पहले बता चुकी थी। वो है कि एक ही शब्द दोबारा बोला जाता है, उसे कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। ये एक बार ध्यान में रखना। अब इससे वाक्य बनाइए। अब पाँच पाँच के लिए तो ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें आपको दोनों शब्द आने चाहिए। जैसे उस बिल्डिंग को बनाने के लिए पाँच आदमियों ने कड़ी मेहनत की। कड़ी यानी बहुत मेहनत की। आगे दोनों शब्द। अब यहाँ पर लाल लाल, बाजार में टमाटर लाल लाल आए हुए हैं। दोनों शब्दों को एक साथ अपन बोलते हैं, उसको कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। अब धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है। बस ऐसे वाक्य। जिस वाक्य के अंदर ये शब्द दो बार बोला जाता है, इससे आपका वाक्य बन जाता है। तो ये करना आपको। उसके बाद में आपको देखो मुहावरे का वाक्य प्रयोग करके अर्थ बताइए। ब्रैकेट के शब्दों को, ब्रैकेट के क्वेश्चन को आप बराबर ध्यान से पढ़ना है। जब तक आप ऊपर के क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे बराबर, तो आपको क्या करना है इसका पता नहीं चलेगा। इसीलिए ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों को, जो डायरेक्शन है आपको, उसको देखिए। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके अर्थ बताइए। अब तू मैं करना, इसका मतलब है कि लड़ाई करना। तू मैं करना बोल तो कि उसमें है झगड़ा करना, लड़ाई करना आदि। अब इसमें वाक्य बनाना। वाक्य कभी भी समझो, कोई भी समय आप लोग देखो, कभी आपको बोले कि शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, तो अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है, शब्द का अर्थ बनाना है, शब्द से वाक्य बनाना है। अब तू मैं करना। मेरा छोटा भाई उस लड़के से, दोस्त से लड़कर उसके साथ तू मैं करने लगा, यानी झगड़ा करने लगा। सॉरी, मेरा छोटा भाई अपने दोस्त से तू मैं करने लगा, यानी लड़ाई करने लगा। और भी अच्छा मनोरंजन का आपको कि सास बहू में हमेशा तू मैं होती रहती है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया हामी भरना। हामी भरने का अर्थ पहले समझना, और अर्थ समझ में आया तो ही आप वाक्य बराबर कर सकोगे। जब तक आपको अर्थ समझ में नहीं आ गया, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी ने कहा आपको 9 2 11, इसका अर्थ लिखकर वाक्य करो। अब आप 9 2 11 क्या होता है? 9 और 2 बराबर 11 होता है, ये ऐसे सोच लेंगे आप। पर इसका अर्थ क्या है असल में? कि 9 2 11 होना, इसका अर्थ है गायब हो जाना। तो ये अर्थ नहीं आएगा तो आपका वाक्य बराबर नहीं होगा, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए शब्द का, मुहावरे के शब्द का अर्थ समझ में आएगा, तभी आपका वाक्य सुचारू ढंग से बनेगा। अब देखिए इसमें हामी भरना, हाँ करना। मेरा नौकर रामू हमेशा सब काम के लिए हामी भरता है, यानी हाँ करता है, कभी वो ना नहीं करता है। या पिताजी ने मुझे पिकनिक जाने की हामी भर दी, यानी मुझे परमिशन दे दिया। तो इस तरह से अर्थ को समझ लेना, तो आपको अपना ओन सेंटेंस बराबर आएगा। ये बात कहते हैं, इसको हम पढ़ते नहीं, मैं रियल बात बता रही हूँ आपको। ये तो सब आपको जब मैं पढ़ाती हूँ उस समय जो ध्यान रखे, उससे के आधार पर आप एग्जाम में लिखते हो। प्रश्नोत्तर भी पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया थी। ये ग्रामर तो बस ध्यान से एक बार सुन लो,
जब टीचर पढ़ाती है, जब कोई अपने को कोई समझाते हैं, उस समय आप बराबर उसका ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको कर सकेंगे। अब इसी भाषा की बात में सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट में सूचना दी गई है। कहावत का वाक्य प्रयोग कर अर्थ बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है शब्द कि अब न चूक चौवान। इसका अर्थ क्या होगा कि समय आया हाथ में तो मत जाने दो, मौका मिला तो उसको मत गवाओ, चांस मिला तो उसका फायदा उठाओ। ये है इसका अर्थ। तो अब न चुक चौवान कहावत का वाक्य में प्रयोग करके अर्थ बताइए। अर्थ यही है कि समय आने पर, मौका मिलने पर हमें चूकना नहीं चाहिए। हमें काम करना, हम लोग सोचेंगे हाँ आज नहीं कल करेंगे, मौके का फ़ायदा उठाना, ये भी इसका अर्थ होता है। अब मौके का फ़ायदा उठाना, तो अब आप इसको अब न चुक चौवान को वाक्य बनाना है आपको, तो आप इसके वाक्य बना सकते हो कि परीक्षा के समय मत चुक चौवान की स्थिति रहती है। यानी परीक्षा के समय हमको ऐसा लगता है कि अब मौका मिला है, अब हमको चूकना नहीं चाहिए, हमको अपना काम कर लेना चाहिए। अगर हम चूक गए तो रह गए, हमारा काम नहीं बनेगा। इसीलिए आए हुए चांस को हाथ से मत जाने दो। माँ ने मुझे आज जाने की हामी भर दी, तो अब मैं सोचा कि अब न चूक चौवान, अब मुझे मौका मिला है, अब मैं चूकना नहीं, अब मैं मौके का फ़ायदा उठा चले जाना। नहीं तो नहीं, अगर गया कल ना भी बोले तो क्या पता नहीं। कि चांस मिलते ही, मौका मिलते ही हमें उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ये उस समय इस पाठ के अंदर किसके लिए, किसने ये बात सोची थी मन में? कुली ने, क्योंकि उसने सोचा कि गाड़ी ठस भरी हुई है और अभी मौका है कि भाई साहब आप मेरे को इतना देंगे तो मैं काम करूँगा। तो सामने वाला क्या करता? गाड़ी में जगह नहीं है, अब वो काम, और झावा तो अंदर रखवाना है। कुली ने अपना अब न चुप चौवान, अब वो सोचा मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और उसने क्या मांग लिया? इनाम के रूप में 1 रुपया मांगा था कि आपका मैं झावा अंदर पहुंचा दूंगा, पर आप मुझे इनाम के तौर पर क्या देंगे? 1 रुपया देंगे। यानी आए हुए चांस को, आए हुए मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। है समझ में? नेक्स्ट दूसरा आपका देखिए, ब्रैकेट को पढ़िए। पहले ब्रैकेट में समास पहचानिए। समास की भी जानकारी आपको दी चुकी थी, बता चुकी थी समास कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इसका आपको विवरण हमारे पाठशाला में शुरू होते ही मैंने आपको ऐसे भी ग्रामर का ज्ञान, ऐसे आपने 9th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें दिया आपको। अब देखिए, हरी सब्जी। अब इसमें क्या है आपको बताई थी मैं कि जो शब्द एक शब्द का गुण बताता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं। सब्जी तो है लेकिन कैसी है? ये हरी है, इसलिए कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। बताई थी मैं आपको कि जो एक शब्द दूसरे शब्द के गुण को बताता है उसको हम लोग कर्मधारय कहते हैं। अब यहाँ पर हमको वाक्य करने के लिए तो नहीं कहा गया, फिर भी अभ्यास के तौर पर हमें सदा हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। अब दूसरा आपके लिए दिया नमक मिर्च। इसका आपको बताई थी मैं, नमक और मिर्च, और आया क्योंकि जिस शब्द दोनों अक्षर प्रधान हो और विग्रह करने पर और आता है तो वो समास क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तीसरा अठन्नी, जिसमें नंबर आए 8 आने का समूह को अठन्नी कहते हैं। 1 आना, 2 आना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने आने मिले हुए इसमें? 8। तो 8 नंबर आए, इसलिए कौन सा हो गया समास? बच्चों ध्यान से सुनिए, समझिए, और दिए गए आपको जो अभ्यास
जो पढ़ाई में आपको मैंने बताया था समास के बारे में, उसका अवलोकन करके अपने ज्ञान को प्रकट कीजिए कि 8वीं है द्विगु समास। अब तीसरा है आपको निशस्त्रीकरण समास। निशस्त्रीकरण समास में देखिए जो ये समास है अव्ययी समास। शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, पहला अक्षर जिसका प्रधान है, शस्त्रीकरण यानी शस्त्र, पर निशस्त्रीकरण बिना शस्त्र के, तो पहला अक्षर जिसका प्रधान होता है वह शब्द होता है अव्ययी समास। इस तरह से आपको ये भी आपके बुक में लिखना है, ताकि, और मुझे आशा है कि आप मेरे पढ़ाए हुए परिभाषा के आधार पर ही आप इसको किसी वर्कबुक की सहायता न लेते हुए आप स्वयं करने का प्रयत्न करेंगे, और करना ही है। अब देखिए दूसरा आपको दिया है यहाँ पर ई में, यहाँ पर कर्तुवाच्य कर्मवाच्य। अब कर्तुवाच्य कर्मवाच्य क्या है, देखिए हमारे पास बताया गया है कि ये भी हमारे इसमें एक कर्तुवाच्य और कर्मवाच्य बनाने की विधि क्या होती है। देखिए, कर्तुवाच्य से कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह, कर्तुवाच्य के कर्ता के साथ कोई विभक्ति बोले तो मैंने आपको बताया था कितने विभक्ति बोले तो कारक चिन्ह, 8 कारक चिन्ह है ना, उसको बोलते हैं विभक्ति। तो चिन्ह अगर लगता है तो उससे हटाकर से में यदि से के द्वारा लगा दिया जाता है तो वह कर्तुवाच्य या कर्मवाच्य बन जाता है। अब देखिए कर्तुवाच्य का थोड़ा सा एक उदाहरण सुनिए। यह पत्र लिखता है, ये क्या है, कर्तुवाच्य। इससे पत्र या उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, यह पत्र लिखता है, कर्तुवाच्य, यानी वह स्वयं काम कर रहा है वो, और उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, यानी किसी की सहायता से यह पत्र लिखा गया, तो वह हो गया कर्मवाच्य। और जहाँ पर स्वयं वो कर रहा है, जैसे रामू ने खाना खाया, स्वयं है उसमें, तो वो है कर्तुवाच्य। रामू के द्वारा खाना खाया गया, खाना खाया, किसके द्वारा खाना खाया गया, ये रामू के द्वारा, तो वो हो गया कर्मवाच्य। और जिसमें जो कर्तुवाच्य होता है, जैसे तुमने फूल तोड़े, कर्तुवाच्य। अब इसमें तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े गए, फूल तो टूटे लेकिन किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तो ये हो गए कर्मवाच्य। तो इसी प्रकार से कर्तुवाच्य कर्मवाच्य में आप इसको ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया। अब देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, अब ये कर्तुवाच्य है, तो इसको हमको कर्मवाच्य बनाना है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, दोनों भी राइट है आपके। एक इसमें दिया गया है, एक मैं आपको बता रही, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी गई, ये भी कर्मवाच्य है। अब यहाँ पर भाववाचक, राम से दौड़ा नहीं जाता, इसमें हमको भाववाचक संज्ञा में सदा पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में रहती है, इसमें आकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं थी, यानी राम से दौड़ा नहीं जाता है, यानी जिसमें एक ही है, और वह राम से किससे नहीं दौड़ा जाता है, राम से क्या नहीं जाता है, दौड़ा नहीं जाता भाववाचक। तो यहाँ पर राम से दौड़ा नहीं जाता, इसका भाववाचक रूप हमको लिखना है, राम के द्वारा दौड़ा नहीं जाता, या राम से दौड़ा नहीं जाता, यही बात हमको बताना है कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में। इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना कि राम से दौड़ा नहीं जाता, राम नहीं दौड़ता, कर्तृवाच्य, और भाववाचक में राम से दौड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों को या तो आपको पहचानना है, और नहीं तो आपको उसको बदलना भी है। दोनों टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं, कभी कर्तृवाच्य दिया तो कर्मवाच्य लिखो बोलते, या इस वाक्य में 3-4 आंसर देते हैं, उसमें कौन सा एक वाक्य कर्तृवाच्य है वो बताइए, तो कर्तृवाच्य किसे बताएंगे, यह पत्र लिखता है,
यह पढ़ता है, यह खाना खाता है, इसके द्वारा खाना खाया गया तो यह कर्मवाच्य हो गया। इस पे ध्यान रख के आपको करना है। सबसे अंतिम एक्सरसाइज के बारे में सुनिए, आप ध्यान लगाना है। और यहाँ एक शब्द दिया गया आपको, रेल के डिब्बे में एक आदमी आया, सब आदमी डिब्बे में पहुँच चुके, आदमियों ने अपना सामान रख दिया था। अब देखिए रेल के डिब्बे में एक आदमी आया, तो यहाँ पर एक वचन हो गया। सब आदमी डिब्बे में पहुँच चुके थे, यहाँ आया और यहाँ चुके थे। आया एक वचन, चुके थे बहुवचन, और ये कौन सा काल हो गया? पहुँच चुके थे, भूतकाल। आदमियों ने अपना सामान रख दिया। यहाँ आदमी की जगह यह आदमियों ने क्यों हुआ? क्योंकि बहुवचन हो गया। तो इसी तरह से आपको नीचे नंबर 1 2 3 4 5 इस शब्दों को ऐसे ही 3-3 एक शब्द से 3-3 वाक्य लिखना है। मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ आपको। रेल के डिब्बे में एक औरत आई, क्योंकि औरत आई लिंग स्त्रीलिंग है, इसलिए आई होता है। उसके आगे सब औरतें डिब्बे में पहुंच चुकी थी या चुकी थी, चुके थे बोल के नहीं। औरतों ने अपना सामान रख दिया था। इसी तरह से कुंजड़ा से भी आपको इसी तरह से, रेल के डिब्बे में एक कुंजड़ा आया, सब कुंजड़े डिब्बे में पहुंच चुके थे, कुंजड़ों ने अपना सामान रख दिया। है समझ में? अब इसी के आधार पर आपको ये पूरी एक्सरसाइज अपने भाषा की बात को और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना। संक्षिप्त में मैं आपको कम वर्क दे रही हूँ, फिर भी आपको ये करना है, और ये करेंगे तो आपको आने वाले परीक्षा काल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें परियोजना कार्य के लिए शायद आपको सिलेबस के अनुसार ये हमारे इसमें आएगा 5 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन के लिए। तो शायद इसमें आपको सभी सब्जियों के तरह तरह की सब्जियों का चित्र भी रखना तैयार, और हो सके आपके इसमें भी आप एग्जाम के लिए 1 या 2 सब्जी का चित्र लगाकर उसके बाद में उसके सब्जी की विशेषता को लिखो और परियोजना कार्य करो। और यफे में आया हमको, यफे के लिए अगर आएगा तो हम लोग अनेक सब्जियों को बनाते हुए उन सब्जियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह से आपका ये पाठ आज का समाप्त हुआ। इसी के साथ मैं आपको आज थोड़ा सा पत्र लेखन, पुनरावृत्ति पत्र लेखन में कराती हूँ। ऐसे आपको मैं 8 में 9th में सब कुछ आपका ये अभ्यास हो चुका है, फिर भी बहुत शॉर्टकट में किस तरह से आपको कौन से मेथड से याद रखना है लेटर। जैसे आप एक छुट्टी पत्र लिख रहे हो, तो छुट्टी पत्र में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे पत्र जो है 8 पॉइंट में ख़त्म हो जाते हैं। अब ये टीचर क्या 8 पॉइंट में क्या होता है, छुट्टी पत्र में देखो आपको 8 पॉइंट में कैसे ख़त्म करना है। ऐसे आपका ऑलरेडी अभ्यास हो चुका है, फिर भी मैं आपको पुनरावृत्ति हिसाब से आपको फिर से इस पत्र लेखन में बता रही हूँ, जिसमें छुट्टी पत्र सिर्फ जो आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि आप अपने मित्र के यहाँ पर किसी कारणवश जा रहे हो, उसके जन्मदिन पर जा रहे हो, तो अपने अध्यापक से छुट्टी मांगिए। अपने अध्यापक से, तो आपके तो बहुत सारे अध्यापक हैं, तो छुट्टी तो सिर्फ किससे मांगी जाती है, इस बात का भी ध्यान में रखना। 3 लोगों से छुट्टी मांगी जाती है, प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापिका या कक्षा अध्यापिका। आपकी छुट्टी के आधार पर उनको आप लोग छुट्टी मांग सकते हो, पर तीनों में से किसी से भी, जैसे आपकी छुट्टी का मैटर है वैसे के अनुसार। लंबी छुट्टी हो तो आप प्रधान आचार्य से मांगिए, कुछ समय की है तो प्रधान अध्यापक से मांगिए, और मामूली 1-2 दिन की है तो अपने कक्षा अध्यापक जी से भी मांगिए। ये पहला पॉइंट।
अब इसमें आपको मैटर समझो कि एक क्वेश्चन में मैं बता रही कि अपने मित्र का जन्मदिन है और उस जन्मदिन में समारोह में जाने के लिए अपने कक्षा अध्यापक जी से 4 दिन की छुट्टी मांगी है। क्वेश्चन में आ गया आपको किससे मांगना है। अब आपका शुरू पॉइंट 8 पॉइंट जो मैं बताई थी उसको ध्यान से सुनो, सिर्फ रिविजन के तौर पर कर रही हूँ आपको, और आपको पिछला ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपका रहेगा कि आपको बताना है कि सबसे पहले आपकी यहाँ पर हेडिंग हो जाएंगी छुट्टी पत्र, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। अब देखो सिर्फ मैंने नंबर दिए आपको। अब इस नंबर में आपको नंबर 1 पर क्या लिखना है, वहाँ लिखना है आपका हेडिंग। पत्र तो लिख रहे हैं लेकिन पत्र कौन सा है, छुट्टी पत्र है क्या है, तो आपकी हेडिंग यहाँ आएगी। नंबर 2 पर आपको लिखना है दिनांक और शहर का, कॉमा और हैदराबाद, जहाँ से भी आप लिख रहे हो उससे। उसके बाद नंबर 3 में इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि नंबर 3 में आपको लिखना है विषय, वाई यू आर राइटिंग लेटर। जैसे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है आपका विषय। क्वेश्चन में आपने बताया कि जन्मदिन पर जा रहे हो आप, तो अपने मित्र के जन्मदिन पर जाने के लिए 4 दिन की छुट्टी मांगना होगा। इससे हमको मालूम हो गया कि आपको क्वेश्चन का मैटर समझ में आ गया। जिसका विषय सही होता है उसका पत्र भी सही होता है। आप क्यों छुट्टी मांग रही हो इसके बारे में आपको जानकारी हो जाती है। अब यहाँ 4th 1 पॉइंट के ऊपर आपको लिखना है अपने स्कूल का एड्रेस, कॉमा एरिया कौन सी जगह में है, हैदराबाद, पुलिस स्टॉप आदि है, लास्ट में पुलिस स्टॉप 4 में। पहले जैसे आपके स्कूल का नाम सेंट अगस्टीन उन्नत पाठशाला, हाई नहीं लिखना, हाई शब्द अंग्रेजी का है, स्कूल नहीं लिखना, स्कूल शब्द भी उसका है। आप 10th क्लास के फर्स्ट लैंग्वेज के बच्चे हो, स्कूल की जगह पाठशाला लिखना है, हाई की जगह उन्नत लिखना है, फिर कामा नया नल्ला कुंठा, कामा हैदराबाद। ये आपका स्कूल का एड्रेस आ गया। अब 5th पॉइंट में आपको शुरू करना है। आपको लेटर आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया, कक्षा अध्यापक को, तो सेवा में कक्षा अध्यापक जी से, जिसको क्वेश्चन में दिया उसका संबोधन या करना, कक्षा अध्यापक जी से, कामा नम्र निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा 10th B 10th A जो भी आप कक्षा में उसको लिख के का छात्र हूँ और मुझे अपने मित्र के जन्मदिन पर जाना है, इसीलिए आप मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए। हो गया आपका मांगने का। अब ये बताना है कि आपको कब से कब तक होना है, क्योंकि अगर आप खाली 3 दिन की छुट्टी मांगेंगे, कौन से 3 दिन, क्योंकि महीने में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 30 दिन या 31 दिन, तो आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए, इसके लिए आपको बताना है मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, पहले आपने बताया। अब ये बताना है कि कब से कब तक, कौन सी डेट टू डेट, ये बताना है, क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 30 तक डेट होती है। पूरे महीने में कौन सी डेट पर आप छुट्टी ले रहे हो, इसीलिए मुझे दिनांक 3 से 5 तक, 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक छुट्टी चाहिए। तो आ गए 3 दिन, 3, 4 और 5। ये ध्यान रखना ऊपर वाले दिन के इस डेट से डेट काउंटिंग बराबर आना चाहिए। ऊपर आपने 3 दिन की मांगी और यहाँ आपका 5 दिन हो रहा, तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार से छुट्टी प्रदान कीजिए। फिर यहाँ पर से कि नेक्स्ट यहाँ पर मुझे छुट्टी प्रदान कीजिए, बीच में मैटर लिखना है कि उसका जन्मदिन है, वो मुझे बुला रहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए, कब से कब तक वो डेट। अब सेकंड पैराग्राफ 6 1 में, 6 1 पॉइंट में देखिए आपको लिखना है मुझे आशा है कि आई होप
मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे ज़रूर ज़रूर 3 दिन की छुट्टी प्रदान करेंगे। बच्चों ध्यान में रखना है, प्रदान और प्रधान ये 2 शब्द जो हमारे पास होते हैं, प्रधान और प्रदान, बोलने में उच्चारण में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। एक प्रधान यानी हेड और एक प्रदान यानी देना। तो इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों आपको प्रदान लिखना है। मुझे आशा है कि आप मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करेंगे। बस उसके बाद में 7 पॉइंट में आपका थैंक यू जो इंग्लिश में आप लिखते हो उसको हिंदी में लिखना है, धन्यवाद। लास्ट पॉइंट आपका प्रिय शिष्य, प्यारा शिष्य, बस आदि लिख के आपका क्रमांक, रोल नंबर लिखिए और आप अपना लेटर खत्म करिए। तो देखिए इस कला को कि आपको 8 पॉइंट के अंदर ये छुट्टी पत्र, तो आपको पत्र लिखते समय इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 8 पॉइंट के अंदर हमारा लेटर पूरा हो जाता है। ये एक सरल मैंने अपने आप से ये आइडिया बनाया ताकि बच्चों को समझने में बहुत आसान हो जाए। और मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग इन पॉइंट के आधार पर अपना लेटर, और जब पूरे पॉइंट आपके बन गए तो आपको लगेगा कि मेरा लेटर शायद पूरा हो गया, और नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा छूट गया या कौन सा रह गया। इसीलिए ये मेथड को मैंने अपनाया है। तो धन्यवाद चिल्ड्रन। अगले आने वाले पीरियड में हम अपना अगला पार्ट पढ़ेंगे। इसके लिए आप सभी को